नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। रात के 8 बज चुके हैं और हम भी हाजिर हैं दिन भर की सभी खबरों को लेकर डीडी न्यूज के प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट में। आपके साथ आज मैं हूं ममता चोपड़ा। और जब हम बात करते हैं लोकसभा चुनावों की, तो इन चुनावों की जितनी सीटें हैं उनमें से बहुत सी सीटें ऐसी हैं जो हम हाई प्रोफाइल मानते हैं, लेकिन उनमें से भी कुछ सीटें ऐसी होती हैं जिस पर देश भर की नजर लगी होती है। और इन्हीं सीटों में से 2 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, अमेठी और रायबरेली। और ये हाई प्रोफाइल इस कारण से रही हैं क्योंकि हमारे देश के मौजूदा सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस के आला कमान की ये सीटें रही हैं, यानी आप कह सकते हैं कि ये कांग्रेस का गढ़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद अगर कांग्रेस जैसे दिग्गज पार्टी, जिनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा और राजनीतिक विरासत को प्रस्तुत करती हैं ये सीटें, अगर वे इन सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित करने में इतने असमंजस की स्थिति में हैं, तो फिर सवाल उठने तो लाजमी ही है। लेकिन अब चूंकि बैठकों का दौर चलता रहा है और उसके बाद कल नामांकन का इन सीटों के लिए आखिरी दिन है, तो सबकी नजरें लगी हैं कि कौन होगा उम्मीदवार, क्योंकि गांधी परिवार के ही सदस्य इस सीट से उतरे, इस बात की कोशिश कांग्रेस में लगातार की जाती रही है। कौन होंगे उम्मीदवार इन 2 सीटों के? तो इन्हीं 2 सीटों की राजनीति पर आज करेंगे न्यूज नाइट में हम चर्चा। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। अमेठी और रायबरेली सीट पर कांग्रेस में चिंतन जारी, कल नामांकन की है आखिरी तारीख। बीजेपी ने रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह को मैदान में उतारा। अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी कर चुकी है नामांकन दाखिल। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तारीफ करते हुए वीडियो शेयर करने के बाद बीजेपी हमलावर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, शहजादे को पीएम बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला। पाकिस्तान और कांग्रेस की पार्टनरशिप हुई पूरी तरह से एक्सपोज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फेक वीडियो मामले में हैदराबाद पुलिस ने कांग्रेस के 5 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। इनमें कांग्रेस के सोशल मीडिया टीम के सदस्य भी शामिल। प्रधानमंत्री ने गुजरात के आनंद, सुरेंद्रनगर, जूनागढ़ और जामनगर में किया धुआंधार प्रचार। कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर साधा निशाना, कहा राम भक्तों और शिव भक्तों में भेद कर उन्हें लड़ाना चाहती है कांग्रेस। वोट जिहाद पर कांग्रेस की खामोशी पर भी उठाई सवाल। भाजपा के दिग्गजों ने भी अलग अलग राज्यों में संभाली प्रचार की कमान। अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा पर जमकर साधा निशाना। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार में कहा, एससी, एसटी, ओबीसी का हक छीनकर धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहता है इंडी गठबंधन। चुनावी रण में विपक्ष ने भी झोंकी ताकत। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी ने कर्नाटक में, तो प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ में भरी हुंकार। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में, तो सुनीता केजरीवाल ने गुजरात में किया प्रचार। चुनाव प्रचार के बीच 5वें और 6ठे चरण के लिए दिग्गजों ने किया नामांकन। बिहार के हाजीपुर से चिराग पासवान और सारण से राजीव प्रताप रूडी, तो ओडिशा के संबलपुर से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया नामांकन। कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल और बारामूला से उमर अब्दुल्ला ने भरा अपना पर्चा। और देश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने 2 दिनों के बाद पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा में लू से राहत की जताई संभावना। मई में पूरे देश में सामान्य बारिश की उम्मीद। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से और शुरुआत करते हैं अमेठी रायबरेली की खबर से, क्योंकि अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस उम्मीदवार कौन होगा, इसे लेकर कांग्रेस खेमे में पसोपेश की स्थिति बनी हुई है। हालांकि आज जो बैठकें हुई हैं उससे ये संकेत जरूर मिले हैं कि राहुल गांधी अमेठी से नामांकन दाखिल कर सकते हैं। ये सीटें दशकों से कांग्रेस का मजबूत गढ़ रही हैं। कांग्रेस आला कमान इनका प्रतिनिधित्व भी करते रहे हैं। फिर भी
उम्मीदवारों की घोषणा को लेकर हो रही इस देरी को लेकर कांग्रेस के संबंध में देखें तो जनता को सही संकेत नहीं मिल रहे। चूंकि कल नामांकन की आखिरी तारीख है तो उम्मीद की जा रही है कि अब इन कांग्रेस आला कमान की प्रतिष्ठा से जुड़ी सीटों को लेकर कांग्रेस आधिकारिक घोषणा जल्द करेगी। उत्तर प्रदेश की 2 हाई प्रोफाइल सीटें हैं रायबरेली और अमेठी, जिन्हें लेकर कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं किया है, जबकि कल शुक्रवार 3 मई को नामांकन का अंतिम दिन है। लेकिन अमेठी के गौरीगंज कांग्रेस कार्यालय में गुरुवार को गहमागहमी बनी रही। सोनिया गांधी के प्रतिनिधि किशोरीलाल शर्मा सहित गांधी परिवार के चुनावी दस्तावेजों को तैयार करने वाले वकील केसी कौशिक के पहुंचने से अमेठी का सियासी तापमान बढ़ गया है। दिन भर बैठकों का दौर जारी रहा, जिनमें अमेठी के समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष भी शामिल हुए, जिन्होंने इस बात की तस्दीक की कि इंडी गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में शुक्रवार को राहुल गांधी अमेठी लोकसभा सीट से नामांकन करेंगे। यही मंत्रणा हुई है, कल राहुल जी का नामांकन होना है। जैसा आपको ज्ञात है, इंडिया गठबंधन की ओर से राहुल गांधी यहाँ के प्रत्याशी होंगे। उनका नामांकन 11 बजे होना है। उस नामांकन में हम गठबंधन के सभी साथियों को जोरदारी से और नामांकन कराना है और अमेठी की जनता जनार्दन को ये संदेश देना है कि जिनकी मांग अमेठी की जनता जनार्दन कर रही थी, अमेठी लोकसभा की, आदरणीय राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। पार्टी ने उत्तर प्रदेश की बची हुई 2 सीटों रायबरेली और कैसरगंज के लिए भी उम्मीदवारों की घोषणा गुरुवार को कर दी है। इसके साथ ही अब यूपी की सभी 80 सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। बीजेपी ने कैसरगंज से मौजूदा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह को उम्मीदवार घोषित किया है और रायबरेली लोकसभा सीट से दिनेश प्रताप सिंह को टिकट दिया है। अपनी उम्मीदवारी पर दिनेश सिंह ने खुद को रायबरेली का बेटा बताते हुए इस बार रायबरेली से नकली गांधियों की विदाई तय की। मैंने सोने के चम्मच से चांदी की थाली में खाना नहीं खाया है। मैं गरीब घर का बेटा था, सामान्य किसान का बेटा था। अपने हाथ कोन गोणे, मेड़ बांधे, हल चलाए, 5 ढोए, छपरा छाए, खटिया बिनी। आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गांव की गलियों में कमल खिलाने के लिए आतुर है और मैं भरोसा दिलाता हूं देश को, देश की जनता को कि रायबरेली से नकली गांधियों की विदाई तय है। योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह पिछले 1 दशक से रायबरेली की राजनीति के केंद्र में रहे हैं। 2010 और 2016 में विधान परिषद के सदस्य बने। 2018 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। 2019 में भाजपा ने उन्हें सोनिया गांधी के खिलाफ रायबरेली से खड़ा किया। दिनेश सिंह ने सोनिया गांधी को कड़ी चुनौती दी, हालांकि वे चुनाव हार गए और 2022 में पुनः एमएलसी चुने गए। अमेठी और रायबरेली सीटों पर पार्टियों और प्रत्याशियों की घोषणा को लेकर यहां के निवासियों ने कुछ यूं प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस में हमारे हिसाब से राहुल जी जब से हारे उसके बाद से तो अमेठी लौटे नहीं, और अगर उनका कुछ पहले से कुछ इंटरेस्ट होता, इरादा होता तो अमेठी कम से कम उनको स्मृति जी से हारने के बाद छोड़ना नहीं चाहिए था और उनको जमीन तलाशने में अब काफी वक्त लगेगा। पूरे देश में कांग्रेस की दुर्दशा का यही कारण है कि वो कोई भी निर्णय नहीं ले पाते हैं और खासतौर से रायबरेली और अमेठी, जो कि उनकी पुश्तैनी परंपरागत सीट रही है, जहां से कि उनको कोई निर्णय लेने में सोचना ही नहीं चाहिए और तुरंत वहां पे सबसे पहले अगर वो घोषणा कर देते तो इसका असर पूरे उत्तर भारत में बल्कि पूरे भारत में अच्छा जाता। कांग्रेस जो है अभी तक ऊहापोह में पड़ी हुई थी। अमित शाह जी, मोदी जी और स्मृति ईरानी जी ने इतनी हवा टाइट कर रखी थी उनकी, ये प्रचार करके कि वो वायनाड से हार रहे थे। अगर वो ऐसा ना करते तो एक बार तो ये हम मान के चलते हैं कि शायद राहुल गांधी अमेठी से न लड़ते, लेकिन सब लोगों ने इतना कहा है तो उनको भी भरोसा हो गया कि हम वायनाड से हार जाएंगे। रायबरेली सीट पर 2004 से लगातार सांसद रही सोनिया गांधी अब राज्यसभा सांसद हैं और कांग्रेस की ओर से कौन रायबरेली से चुनाव लड़ेगा, इसे लेकर सस्पेंस बरकरार है।
लेकिन अमेठी से राहुल गांधी के नामांकन दाखिल करने पर इस बात पर नजर रहेगी कि अमेठी लोकसभा सीट पर इस बार 2014 दोहराया जाएगा या 2019 की तरह स्मृति ईरानी जीत दर्ज करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो अमेठी और रायबरेली दो ये सीटें हैं जिन पर नजर है इस वक्त। और अगर हम इन सीटों पर नजर क्यों है इस बात को समझना चाहें तो आपके सामने एक तस्वीर रखना चाहेंगे कि इन सीटों का राजनीतिक इतिहास क्या रहा है। अगर आप देखें, हम अमेठी से शुरुआत करते हैं। अमेठी से अगर आप देखें, क्योंकि 1967 वो साल है जब ये सीट अस्तित्व में आई थी और तब से आप लगातार देख सकते हैं कि 1967 से लेकर 1977 तक, 1977 इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुए, जब कांग्रेस पूरी तरह से देश से उखड़ गई, तब केवल पहली बार ऐसा हुआ था कि भारतीय लोक दल सत्ता में आया था। लेकिन उसके बाद आप नजर डालें 1981 से लेकर उसके बाद जितने चुनाव हुए उनमें लगातार कांग्रेस ही ने बाजी मारी। और यह महत्वपूर्ण है कि लगातार कांग्रेस इस सीट से जीतती रही है। लेकिन उसके बाद 1998 का साल आया और ये वो साल था जब बीजेपी ने इस सीट पर जीत दर्ज की। लेकिन उसके बाद 1999 में फिर से कांग्रेस ने इस सीट पर अपना वर्चस्व कायम रखा। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 1999 के बाद एक बदलाव ये कि कांग्रेस ने सीटें जीती, लेकिन राहुल गांधी इस सीट पर आ गए। राहुल गांधी ने 2004, 2009 दोनों बार जीत दर्ज की, 2014 में भी जीत दर्ज की। यानी आप ये समझिए कि इस सीट पर कांग्रेस की पकड़ इतनी मजबूत रही कि 2014 वो साल था जब पूरे देश में भगवा लहर थी, मोदी लहर थी, भारी जीत दर्ज की और पहली बार इतने दशकों के बाद एक पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया। उस लहर में भी राहुल गांधी ने कांग्रेस के लिए इस सीट पर जीत दर्ज की। फर्क सिर्फ इतना ही है कि 2014 में कांग्रेस में राहुल गांधी जब इस सीट पर आए तो उससे पहले 3 लाख वोट 2004 में, 2009 में उससे भी ज्यादा बढ़त 3.5 लाख वोट के अंतर से उन्होंने जीत दर्ज की। लेकिन 2014 में क्योंकि स्मृति ईरानी को इस सीट पर उतारा गया तो उनका जीत का जो वोट का अंतर था वो कम हो गया, 1 लाख से कुछ और ज्यादा ही वो हासिल कर सके। यानी स्मृति ईरानी की यानी भाजपा की धमक इस सीट पर तब स्पष्ट हो गई थी और वो और बुलंद हुई 2019 में जब स्मृति ईरानी ने 55,000 से अधिक वोटों से इस सीट पर जीत दर्ज की। और ये आंकड़े दिखाते हैं, ये तस्वीर दिखाता है कि कैसे धीरे धीरे कांग्रेस की पकड़ इस सीट से कम होती गई। कारक बहुत से और भी हैं जिसके कारण इस सीट पर भाजपा की पूरी पैठ हो गई है। लेकिन आगे बढ़े, अमेठी के बाद आपके सामने रखना चाहेंगे रायबरेली की तस्वीर की भी, राजनीतिक सफर की भी एक झलक, यानी रायबरेली का राजनीतिक इतिहास क्या रहा है। यहां भी आप देखें तो 1952 से लगातार आप देखिए 1971 तक कांग्रेस का ही वर्चस्व रहा। 1952 से 1971 तक उनका वर्चस्व। 77 इमरजेंसी के बाद के चुनाव जनता पार्टी ने ये सीट अपने नाम की। लेकिन फिर 1980 में कांग्रेस वापस आई और इंदिरा गांधी 1967 में इंदिरा गांधी ने जीता, 1971 में भी इंदिरा गांधी ने ही ये सीट जीती। लेकिन उसके बाद 1980 में उन्होंने फिर वापसी की। हालांकि 1984 के बाद भी अगर हम देखें 1984 के आगे के सालों की नजर देखें तो हम यही पाते हैं कि कांग्रेस ने सीट पर अपनी पैठ बरकरार रखी। हालांकि उम्मीदवार बदलते चले गए, अरुण नेहरू आए, उसके बाद शीला कौल दिग्गज नेता आई। लेकिन उसके बाद 1996 और 1998 में भाजपा ने इस सीट को अपने नाम कर डाला। लेकिन फिर कांग्रेस ने वापसी की। 1999 में फिर से कांग्रेस के ही हिस्से में यह सीट आई। इसके बाद जो बाकी के साल आए यानी 2004 और उसके आगे के साल अगर हम देखें तो हम ये पाते हैं कि कांग्रेस के ही नाम रही ये सीट। सोनिया गांधी राजनीतिक परिदृश्य में आ चुकी थी। 2004, 2006 के उपचुनाव, 2009, 2014 में भी जब मोदी लहर थी तब भी सोनिया गांधी ने यह सीट अपने नाम की। 2019 में भी वही इस सीट पर काबिज रही। आप समझिए कि इस सीट की बात इस वजह से हो रही है क्योंकि ये रायबरेली सीट, इसी वजह से हम कह रहे हैं कि ये सीट कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा की सीट है क्योंकि उन्हीं के आला कमान है जो इतने दशकों से इस सीट पर जीत दर्ज करती आ रही हैं। फिर ऐसा क्या हुआ है इस बार कि कांग्रेस यहां पर उम्मीदवार उतारने में इतनी देरी कर रही है। लेकिन आप यहां यह जरूर देखिए कि इसका उत्तर आपको इन आंकड़ों में मिल जाएगा क्योंकि जब हम यहां देखते 2014 में 3,52,000 का वोट अंतर, लेकिन यही वोट अंतर 2019 में कम होकर 1,67,000 तक पहुंच जाता है, जिसका मतलब है कि
जो मोदी फैक्टर देश में काम कर रहा था उसका प्रभाव इस सीट पर दिखना शुरू हो गया और इसी वजह से इस बार जो सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस क्यों देरी कर रही है और जो तमाम कारण गिनाए जा रहे हैं जिनका हो सकता है कांग्रेस खंडन करना चाहे, लेकिन कटु वास्तविकता क्या है, करेंगे इस पर चर्चा। लेकिन उससे पहले यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें डीडी न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कब से हम इंतजार कर रहे हैं, कहाँ थे तुम? सॉरी सिस्टर, वो रास्ते में हमारा वोटिंग बूथ पड़ता है तो बस वोट डालने रुक गया था। वोट? अरे पहले दादाजी को ले जाते फिर वोट दे आते। बेटा, जिनकी वजह से मेरा मुफ्त में इलाज हुआ, पहले उसे तो वोट देना चाहिए ना। हाँ दादा। वापसी पे वोटिंग बूथ पे रुककर फिर घर चले। ठीक है दादा। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें LPG सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मेरे एक वोट से पिछले 10 साल में 10 करोड़ से भी ज्यादा गृहिणियों को सस्ती रसोई गैस मिली और अब मेरे ही वोट से उस हर रसोई तक पाइप से सस्ती गैस पहुंचेगी। ये मोदी की गारंटी है और मेरी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जीरा से प्यास बुझाएं, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, इंग्लिश का जर्नी और जीरा सिप, जीरा सिप, जीरा सिप। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत। हम लगातार बात कर रहे हैं अमेठी रायबरेली और इसी से जुड़ा है हमारा आज का विशेष जो कहता है अमेठी रायबरेली क्यों डर रही है कांग्रेस। और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं विशेष मेहमान अनिला सिंह, भाजपा प्रवक्ता, उमाशंकर, कांग्रेस प्रवक्ता और अनिल बंसल जो वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का हम बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। और उमाशंकर जी, पहला सवाल आप ही से बनता है और इसीलिए समझना चाहते हैं हम कि ये तो वो सीटें हैं जो कांग्रेस के कह सकते हैं कि विरासत, कांग्रेस की राजनीतिक विरासत प्रस्तुत करती हैं। ये सीटें वो सीटें हैं जिनके साथ कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का नाम जुड़ा होता है, आलाकमान का नाम जुड़ा होता है। ये वो सीटें हैं जिनसे जनता भी उम्मीद करती है कि कांग्रेस यहां पूरा जोर लगा देगी और जीत दर्ज करने का प्रयास करेगी। फिर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा में देरी का क्या कारण है? बीजेपी कहती है कि डर गई है कांग्रेस। ममता जी, बीजेपी तो बहुत कुछ कहती है और देश की जनता को अब भाजपा पर इसीलिए भरोसा नहीं रही कि वो जो कहती है उसमें सच्चाई बिल्कुल नहीं। इनके गृह मंत्री भी कह देते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो 15 लाख का वादा किया था वो जुमला था। तो ऐसे लोगों की बातों पर क्या भरोसा करना और क्या उस पर गंभीरता से उसको क्या देना। मोदी जी आज पूरे देश में घूम घूम कर जो बातें कर रहे हैं, देश उसको मजाक के रूप में ले रहा है और देश का जो जनमानस है उसने अपना मन बना लिया है। देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लहर चल रही है। उत्तर प्रदेश हो या देश का कोई भी राज्य हो, आप अच्छी तरीके से समझ रही, जो पहले और दूसरे चरण के चुनाव हुए उसमें पहले ही चरण में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बाहर फेंकने का रास्ता दिखा दिया। उससे बौखलाए हुए प्रधानमंत्री जी तमाम बेचैनी भरे भाषण देने लगे। मैं आता हूं अमेठी को।
अमेठी में आपने कहा देरी हो रही है, आपने कहा कि भाजपा के लोग कह रहे हैं डर गए हैं। देरी नहीं हो रही है ममता जी, ये हमारी रणनीति का हिस्सा है और जल्दी ही आपको, कल है लास्ट डेट है नॉमिनेशन का, कल आपको दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी का दमदार प्रत्याशी मिल जाएगा। पूरा मजा मिलेगा स्मृति ईरानी जी को भी, और ये जो किराए का उम्मीदवार रायबरेली से लेके आए हैं, जिसने किसी दल को नहीं छोड़ा है, बसपा हो, सारे दलों से चल के ये जो महाशय आए हुए हैं, जो कह रहे हैं मैं बड़ा गरीब हूं, मैं अभी सुन रहा था, कोई ये भी बताएगा कि गरीबी से अमीरी के प्रचंड सिंहासन पर पहुंचने के पीछे उन्होंने कौन सी कड़ी मेहनत की है, वो भी बता देते। उमाशंकर जी, की जनता जी उमाशंकर जी, आपने अपनी बात कही, लेकिन दरअसल हमने कई लोगों के कमेंट्स भी, आम जिन लोगों से भी हमारे रिपोर्टर्स ने उन क्षेत्रों में जाकर बात की, और उन लोगों ने भी इसी बात को सामने रखा कि ये तो कांग्रेस का गढ़ रहा है, तो फिर इतनी देरी क्यों? आपने कहा कि ये तो रणनीति है आपकी, लेकिन आप ही के नेता इस बात को सामने रखते रहे हैं कि ये प्रयास किया जा रहा है कांग्रेस में कि गांधी परिवार का ही कोई व्यक्ति इस सीट पर खड़ा हो, और ये उम्मीद कर रहे हैं लोग कि गांधी परिवार का ही कोई व्यक्ति इस सीट पर उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया जाए। तो क्या ये संकेत नहीं मिलता इससे कि गांधी परिवार के लोग खड़े होना नहीं चाहते इस सीट से? क्या कारण? नहीं, देखिए अभी भी जो है कांग्रेस पार्टी में उम्मीदवारों की घोषणा चल रही है। अभी परसों गुड़गांव में आदरणीय राज बब्बर जी का टिकट घोषित हुआ है, तो ये तो कहीं देरी हो गई, कहीं जल्दी डिक्लेयर हुआ। राहुल गांधी जी का वायनाड से पहले ही लिस्ट में टिकट डिक्लेयर हो गया। अमेठी से, रायबरेली से अभी कैंडिडेट नहीं आए, आ जाएंगे, कल नॉमिनेशन हो जाएगा। और दूसरी बात, अमेठी हो, सुल्तानपुर हो या उत्तर प्रदेश की जनता, वो गांधी परिवार को आज भी अपने परिवार का हिस्सा मानती है, खास करके रायबरेली और अमेठी के लोग। और हमारी भावनाएं गांधी परिवार से जुड़ी हुई हैं, इसलिए अमेठी रायबरेली के लोग चाहते हैं, ये उनकी भावना है कि वो यहां से आकर चुनाव लड़े। तो उमाशंकर जी, इस बात का आश्वासन दिया जा सकता है इसका मतलब कांग्रेस के द्वारा कि गांधी परिवार का ही कोई व्यक्ति अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों से खड़ा होगा? बिल्कुल, ये हमारी उम्मीद भी है और ये हमारी भावनाएं भी हैं कि गांधी यानी अभी आश्वासन आप भी नहीं दे रहे, कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। चलिए अनिला जी, आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस कहती है भाजपा तो झूठ बोल रही है, ये तो हमारी रणनीति का हिस्सा है। मेरी सबको राम राम। और बिल्कुल उमाशंकर जी जो हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो इनका कर्तव्य है कि किसी भी तरीके से अपनी बात को ऊपर रखना, करना भी चाहिए, किसी भी प्रवक्ता का ये कर्तव्य होता है, परंतु ये इनकी स्ट्रैटेजी नहीं है, ये इनकी मजबूरी है। क्योंकि मजबूरी किस चीज की वजह से? कंफ्यूजन की वजह से। इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी है, तो कंफ्यूजन तो होना ही होना है। क्लैरिटी नहीं है ना, तभी तो नाम अनाउंस नहीं हो पा रहा है, कोई निर्णय ले नहीं पा रहा है कि कौन लड़ेगा। हाँ, सोनिया जी पहले राज्यसभा चली गई, ठीक है, रायबरेली अपने परिवार के अलावा ये किसी और को देते नहीं है, ठीक है, वही हाल कुछ अमेठी का है, खासतौर से रायबरेली का है। तो अब राहुल जी ये तय नहीं कर पा रहे थे कि अमेठी से लड़ूं कि नहीं लड़ूं। उधर प्रियंका जी रिलक्टेंसी दिखा रही थी, रायबरेली छोड़ना नहीं है, परिवार में जो इनकी एक्सटेंडेड फैमिली है किसी पर विश्वास नहीं है। फिर हमने देखा रॉबर्ट वाड्रा जी ने कहा चिंता नहीं करो, मैं तैयार हूँ चुनाव लड़ने के लिए, पर उनको तो कोई भाव ही नहीं दिया राहुल जी और सोनिया जी ने कि भाई उनके दामाद कुछ कह रहे हैं, उनके जीजा जी कुछ कह रहे हैं, कुछ ख्याल ही नहीं किया उनका, पर उन्होंने हिम्मत दिखाई और कहा मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो ये अट्टर कंफ्यूजन है इस पार्टी के अंदर। फैसला इस परिवार को ही लेना है, परिवार फैसला ले नहीं पा रहा था, इसलिए आप देख रही हैं डिलीवर, कल लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है, तो आप कहते हैं ना परिकाष्ठा है ये कंफ्यूजन की, हाइट ऑफ कंफ्यूजन इसको बोल सकते हैं जी। चलिए ये प्रियंका गांधी रॉबर्ट वाड्रा वाला सवाल मैं लेकर जाऊंगी, लेकिन उससे पहले अनिल बंसल जी के पास जरूर आना चाहूंगी, क्योंकि अनिल बंसल जी जब हम बात करते हैं अमेठी रायबरेली तो सीधा जहन में, एक आम व्यक्ति के जहन में भी तस्वीर उभरती है राहुल गांधी की, सोनिया गांधी की, कांग्रेस के नेताओं की, क्योंकि इतने दशकों से इस पार्टी ने और इन चेहरों ने इस सीट पर राज किया है। लेकिन आज प्रतिष्ठा का सवाल कहें, वर्चस्व का सवाल कहें, या लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रेशर कहें, क्यों पसोपेश में नजर आती है कांग्रेस? क्यों कांग्रेस, क्या ये बोल सकते हैं इधर कुआं उधर खाई वाले एक हालत हो गई है इस वक्त कांग्रेस की, जब हम अमेठी रायबरेली की बात करते हैं?
देखिए ममता जी, कांग्रेस ने ये 2 सीटें हैं समाजवादी पार्टी के साथ समझौते में ली हैं, तो ली है तो उन्होंने इसको अपनी प्रतिष्ठा की सीट माना है, तभी ली, नहीं तो वो उसको समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ सकते थे, कोई और 2 सीट ले सकते थे। और अगर कांग्रेस अमेठी और रायबरेली छोड़ देती तो फिर उत्तर प्रदेश में ये मैसेज जाता कि कांग्रेस के पांव उखड़ गए हैं, और जो उनकी परंपरागत सीट है, जो प्रभाव वाली सीट है, वो भी अगर वो छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब उनका कोई किस्सा उत्तर प्रदेश में बचा नहीं है। तो ये मजबूरी भी है उनकी, और ये उनके लिए जरूरी भी है कि वो अमेठी और रायबरेली सीट अपने पास रखें और यहाँ से मैसेज दें। और मुझे लगता है कि अंततः जो राहुल गांधी का था, चूंकि वो 2 सीट से लड़ रहे थे, अगर अभी पहले ही घोषित कर देती कांग्रेस तो जो वायनाड में 26 अप्रैल को मतदान हुआ वो प्रभावित हो सकता था। तो ये कंफ्यूजन इस जानबूझकर, जिसको हमारे कांग्रेस प्रवक्ता रणनीति भी कह रहे हैं, हम उसे कंफ्यूजन भी मान सकते हैं, हम उसे कोई उनका डर भी मान सकते, कुछ भी कह सकते हैं, उसके शब्द अलग हो सकते हैं, लेकिन ये बात तय है कि राहुल गांधी जी को 26 अप्रैल के मतदान का इंतजार था, और उसके बाद ही ये था कि वो अमेठी से लड़े। अमेठी से लड़ना मजबूरी इसलिए भी है राहुल गांधी की, अगर वो नहीं लड़ते तो ये माना जाएगा कि वो डर गए, छोड़कर भाग गए। हार और जीत तो अलग बात है, 2019 में भी वो हार गए थे, 2014 में जीते, पहले जीते, चुनाव में हार हो या जीत हो, सुरक्षित उन्होंने खुद को अपने को 19 में भी कर लिया था 2 सीट से लड़के, और इस बार भी वो 2 सीट से अगर अमेठी से लड़ते हैं, जिसकी पूरी संभावना है, तो 2 सीट वो होंगी। तो मुझे लगता है ये कल स्पष्ट हो जाएगा। और आज खड़गे जी की और राहुल गांधी की वार्ता भी हुई है, तो जो रायबरेली सीट है, ये चांसेस थे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मांग थी कि प्रियंका यहाँ से लड़ें। दूसरा सुझाव इनका भी है, जो खड़गे जी हैं, कि उनको दलित चेहरा है, वो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको लड़ाने की बात भी कांग्रेस में एक वर्ग की तरफ से की जा रही थी। तो रायबरेली में जो हम सोनिया गांधी की बात कर रहे हैं, चूंकि वो अब उम्र भी उनकी ज्यादा हो गई, स्वास्थ्य खराब है, भागदौड़ नहीं कर सकती, तो उन्होंने समय रहते राज्यसभा का रास्ता लिया, वो कोई गलत बात नहीं है। अनिल जी, यहाँ पर एक सवाल और, क्योंकि आपने सपा की बात की कि सपा से इस गठबंधन के तहत कांग्रेस ने ये सीटें ली हैं, लेकिन सपा की बात करें तो सपा तो पिछले कितने ही चुनावों से कांग्रेस के खिलाफ किसी उम्मीदवार को उतार ही नहीं रही थी। पिछला चुनाव अमेठी में 1999 में लड़ा गया था, रायबरेली में पिछला चुनाव 2004 में लड़ा गया था, तब से अब तक सपा कहीं परिदृश्य में थी ही नहीं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को लेनी पड़ी या ली, ये जरूर एक सवाल है जिसको लेकर मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब आप कांग्रेस की तरफ से आपका पक्ष समझना चाहती हूं मैं, उमा शंकर जी, कि कांग्रेस की ओर से ये बातें लगातार मीडिया में आती रही हैं। रॉबर्ट वाड्रा खुद कहते दिखे हैं हमें कि लोग चाहते हैं कि मैं भी चुनाव लड़ूं, रायबरेली से मैं लड़ना चाहता हूं। क्या हम ये मान सकते हैं कि गांधी परिवार के किसी सदस्य का नाम सामने आएगा, या रॉबर्ट वडेरा जैसा भी एक नाम सामने आ सकता है? देखिए ममता जी, चुनाव लड़ने की इच्छा जताना, मुझे लगता है ये कहीं से गलत नहीं। अगर रॉबर्ट वाड्रा जी ने अपनी मंशा जाहिर की तो अच्छी बात है, निर्णय जो है वो कांग्रेस पार्टी का आला कमान करता है। और जहां तक चुनाव की बात है, जहां तक हमने अनिला सिंह जी को सुना, हमने प्रवक्ता साथी को भी सुना, देखिए ये हमारी भावना है और ये हमारी रणनीति का हिस्सा भी है। आज इतनी जो चर्चाएं हो रही, हम लोग बैठ के अमेठी में राहुल जी लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, रायबरेली से प्रियंका जी आएंगी नहीं आएंगी, ना होते हुए भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी अमेठी रायबरेली को लेके चर्चा कर रहे हैं, टीवी डिबेट हो रही है उन पर। अगर राहुल जी पहले ही आ गए होते तो अभी तक तमाम मीडिया चैनल न जाने क्या क्या दिखा रहे होते। यानी आपको खुशी है इस बात की कि आपकी रणनीति काम कर रही है, कि मीडिया में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन एक छोटा सा जवाब आपसे चाहती हूँ, यहाँ पर जाते आते उमा शंकर जी, एक छोटा सा जवाब आपसे चाहती हूँ कि जब किसी क्षेत्र के लोगों पे उम्मीदवार खड़ा किया जाता है तो उस क्षेत्र की जनता को विश्वास में लेना जरूरी होता है, जिताना जनता ने होता है। ऐसे में जब आखिरी वक्त तक आप उस प्रदेश की जनता के सामने कोई चेहरा ही नहीं रखते, कोई उम्मीदवार ही नहीं रखते हैं, तो आपको लगता है कि आपकी रणनीति कामयाब होगी? क्योंकि लोग भी कहीं ना कहीं सोचते हैं कि हमें फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं या विश्वास नहीं है। नहीं, एक चीज मैं बताऊंगा जी, पहली बात तो एक फैक्ट चेक कर लीजिए, राहुल गांधी जी 2019 में निश्चित रूप से अमेठी से चुनाव हारे, लेकिन राहुल गांधी जी की लोकप्रियता बढ़ी थी। ये जो राहुल गांधी जी को 19 में वोट मिले हैं वो चेक कर लीजिए, राहुल गांधी जी के वोट 15,000 से ज्यादा 2019 में 2014 की तुलना में बढ़े। ये इसका मतलब राहुल गांधी जी का परिवार लगातार बढ़ा, 14 से ज्यादा वोट हासिल करके उन्होंने अपना परिवार, अमेठी परिवार को और ज्यादा अपने साथ भरोसे में लिया। चलिए उमा शंकर जी, जो लहर है जी वक्त थोड़ा कम है मेरे पास, लेकिन उमा शंकर जी, प्रधानमंत्री जी रोज हिंदू मुस्लिम करने का अगर आज आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष के द्वारा जो राहुल गांधी का नाम सामने आया कि वो कल नामांकन अमेठी से भर सकते हैं, उमा शंकर जी, मैं यहाँ पे चर्चा समाप्त कर रही हूँ,
लेकिन अगर राहुल गांधी अमेठी से नामांकन भरते हैं, जैसा संकेत मिले हैं बयान से, उसके बाद ये जरूर सवाल जनता के जहन में रहेगा कि वो अमेठी में ही रहेंगे या वायनाड से, अगर वो अमेठी से जीतते हैं। तो खैर, चर्चा मैं यहीं समाप्त करती हूँ, वक्त सिर्फ इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन रायबरेली और अमेठी वो सीटें हैं जिन पर सबकी नजर रहेगी कि कांग्रेस कल नामांकन से पहले किसके नाम की घोषणा करती है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहे हमारे साथ, और बहुत सी अहम खबरें हैं हमारे सामने, आप देखते रहें न्यूज़ नाइट। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। अरे ममता, कहाँ जा रही है भरी दोपहरी में? कहीं नहीं माँ, बस वोट डाल कर आई। बाहर धूप देख रही है? तुम इतनी कड़ी धूप में मीलों चलकर पानी लेने जाती थी, और आज हमारे घर में खुद पानी चलकर आता है। अरे माँ, जिसने घर तक नल से जल पहुँचाया है, उसको वोट देने के लिए धूप छाँव थोड़ी ना देखेंगे। चलो माँ, साथ चलते हैं। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। तुम्हें पता है, इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर, स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। भारत में चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वहां से भी बयानबाजी शुरू हो गई है। दरअसल पाकिस्तान के ही एक पूर्व मंत्री चौधरी फवाद ने एक वीडियो जारी किया है, और उस वीडियो में वे राहुल गांधी की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। और इसी वजह से यह आपको यह बताना जरूरी है कि फवाद चौधरी वही हैं जिन्होंने पुलवामा हमले के लिए पाकिस्तान का हाथ होने की, पाकिस्तान को रिस्पॉन्सिबल बताया था, और उन्होंने कहा था, इस बात को लेकर खुशी जाहिर की थी उन्होंने। 2020 की बात है जब उनका बयान सामने आया था, 2019 में हुआ था पुलवामा हमला। और इसी फवाद चौधरी ने जब अब राहुल गांधी की तारीफ की है, तो जाहिर है भाजपा हमलावर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात उठा रहे हैं कि कांग्रेस के शहजादे को पाकिस्तान चाहता है कि वो सत्ता में आए, यानी कांग्रेस को सत्ता में लाना चाहती है पाकिस्तान, क्योंकि वे चाहते हैं कि भारत में मजबूत नहीं कमजोर सरकार रहे। पाकिस्तान के इमरान खान सरकार में मंत्री रहे चौधरी फवाद हुसैन द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तारीफ करते हुए वीडियो शेयर करने के बाद से भाजपा ने आक्रामक रुख अपना लिया है। गुजरात में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि यहाँ कांग्रेस मर रही है और वहाँ पाकिस्तान रो रहा है। कांग्रेस के लिए पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, शहजादे को पीएम बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। वजह ये है कि यहाँ कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा, कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए
पाकिस्तान उतावला है, आपने कल देखा होगा। और हम तो जानते ही है, कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर ढीला रवैया अपनाने के लिए पूर्व की कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कमजोर सरकार आतंक के आकाओं को डोजियर देती थी, लेकिन मोदी की मजबूत सरकार आतंकियों को घर में घुसकर मारती है। उन्होंने पाकिस्तान को निशाने पर लेते हुए कहा कि कभी आतंकी एक्सपोर्ट करने वाले पाकिस्तान के हाथ में आज भीख का कटोरा है। बीजेपी नेताओं ने पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद हुसैन के वीडियो के मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी सोशल मीडिया प्रभारी अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा कि इमरान खान कैबिनेट में सूचना एवं प्रसारण मंत्री रह चुके चौधरी फवाद हुसैन राहुल गांधी को प्रमोट कर रहे हैं। क्या कांग्रेस पाकिस्तान में चुनाव लड़ने की योजना बना रही है? मुस्लिम लीग की छाप वाले घोषणा पत्र से लेकर सीमा पार से जोरदार समर्थन तक पाकिस्तान के साथ कांग्रेस का गठबंधन इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सकता। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी एक्स पर लिखा कि इससे पहले कुख्यात आतंकी हाफिज सईद ने भी कहा था कि कांग्रेस उनकी पसंदीदा पार्टी है। उन्होंने हाल में कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस नेताओं द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने के मुद्दे की भी याद दिलाई। ये रिश्ता क्या कहलाता है राहुल गांधी? पाकिस्तान के साथ कांग्रेस का हाथ। आज जिस प्रकार से पाकिस्तान के एक पूर्व मंत्री जो भारत के खिलाफ आमूमन जहर उगलते हैं, वो यदि राहुल गांधी की प्रशंसा कर रहे हैं, उन्हें प्रमोट कर रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि जो कांग्रेस पार्टी ने इतने वर्षों तक पाकिस्तान परस्ती की है, मणिशंकर अय्यर गए थे पाकिस्तान कि मोदी जी को हटाना है, समर्थन दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे अभी हाल ही में लगाए गए कांग्रेस के एक नेता के द्वारा। जब भी पाकिस्तान पर आतंकवाद के आरोप लगते हैं तो कांग्रेस पार्टी उनकी पैरवी करने पहुंच जाती है। 370 सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, पुलवामा, 26/11, हर जगह पाकिस्तान के बचाव में कांग्रेस पार्टी स्टैंड लेती है। दरअसल फवाद चौधरी ने अपने पोस्ट में राहुल गांधी के भाषण का कुछ हिस्सा शेयर करते हुए लिखा कि राहुल ऑन फायर। लोकसभा चुनाव के बीच फवाद चौधरी के समर्थन से हलचल मच गई, क्योंकि ये फवाद चौधरी वही हैं जिन्होंने 2020 में पाकिस्तान की संसद में कहा था कि पुलवामा हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है और इसे पाकिस्तान के लिए गर्व की बात बताया था। चुनावी माहौल में अब फवाद चौधरी का ये वीडियो फिर से वायरल हो रहा है। हालांकि इस पूरे मसले पर कांग्रेस की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फेक वीडियो के मामले में एक्शन लिया गया है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस आईटी सेल के 5 सदस्यों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि इन लोगों को हैदराबाद साइबर सेल की टीम ने हिरासत में लिया। अमित शाह के छेड़छाड़ किए गए वीडियो की शिकायत के संबंध में एफआईआर दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस की एक टीम फर्जी वीडियो मामले की जांच कर रही है और इसके साथ हिरासत में लिए गए लोगों में सोशल मीडिया प्रभारी एम सतीश और टीपीसीसी प्रवक्ता असला तस्लीम भी शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के आणंद, सुरेंद्रनगर, जूनागढ़ और जामनगर में धुआंधार प्रचार किया और इस दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राम भक्तों और शिव भक्तों में भेद कर उन्हें लड़ाना चाहती है। प्रधानमंत्री ने वोट जिहाद के बयान पर भी कांग्रेस और इंडी गठबंधन की मौन स्वीकृति को लेकर जमकर प्रहार किए। उन्होंने कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण में डूबे रहने के आरोप लगाए। अपने गृह राज्य गुजरात की यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने आनंद की पहली रैली में कहा कि मोदी की मजबूत सरकार न झुकती है न रुकती है।
बल्कि भारत को विश्व बंधु के तौर पर झगड़ा सुलझाने के लिए बुलाया जाता है। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस के वोट जिहाद वाले मामले पर मौन धारण करने को लेकर भी जोरदार हमला बोला। हाईली क्वालिफाइड फैमिली और कांग्रेस के वरिष्ठ पद पर बैठे हुए परिवार, ये मुसलमान परिवार ने कहा है, नारा दिया है वोट जिहाद करो। आप जानते हैं ना जिहाद का मतलब क्या होता है? जिहाद किसके खिलाफ किया जाता है? इंडी गठबंधन का साफ कहना है कि सारे मुसलमानों को एकजुट होकर वोट देना चाहिए। इंडी गठबंधन ने लोकतंत्र के उत्सव में वोट जिहाद की बात करके लोकतंत्र का भी अपमान किया है, संविधान का भी अपमान किया है। और कांग्रेस के एक ने भी नेता ने अभी तक इसका विरोध नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरेंद्र नगर की रैली में भ्रष्टाचार को लेकर भी कांग्रेस पार्टी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस शासनकाल में समंदर से लेकर आसमान तक घोटाले होते थे। उन्होंने कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पर जोरदार हमला बोलते हुए उसके घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र बताया। इन्होंने क्या किया है अपने मैनिफेस्टो में? उन्होंने लिखित में कहा है कि अब जो सरकारी टेंडर होंगे उस टेंडर में भी माइनॉरिटी के लिए, मुसलमानों के लिए एक कोटा फिक्स कर दिया जाएगा। अब क्या सरकारी ठेकों में भी धर्म का आधार पर आरक्षण लाया जाएगा क्या? जूनागढ़ की जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस नेताओं के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाने पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकतंत्र के लिए नहीं बल्कि भगवान श्री राम के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने कहा है, उनके अध्यक्ष ने कहा है कि उसका मकसद भगवान राम को हराना है। आपने सुना होगा। और ये बयान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है। और शिव राम को हराएंगे ऐसा जोड़ देते हैं, यानी समाज में भी बांटने की बात करते हैं। यानी कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र का चुनाव नहीं लड़ रही है। कांग्रेस के लिए ये चुनाव भगवान श्री राम के खिलाफ लड़ाई का चुनाव बना दिया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, भगवान राम को हराकर जरा बताएं किसको जिताना चाहते हैं? भारत माता की। प्रधानमंत्री ने दिन की अंतिम रैली को जामनगर में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश में हो रहे विकास की वजह से कांग्रेस कुंठा और नफरत से भरी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 2014 में जब सत्ता छोड़ी थी तब देश की अर्थव्यवस्था 11 नंबर पर थी, लेकिन उनके कार्यकाल में ये 5वें स्थान पर पहुंच गई है। उन्होंने कांग्रेस पर समाज में जहर फैलाने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस को 3 चुनौती दी। उन्होंने कांग्रेस से कहा कि वो लिखित में दे कि धर्म के आधार पर वो मुसलमानों को आरक्षण नहीं देने देगी। साथ ही कांग्रेस अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले आरक्षण में सेंधमारी नहीं करेगी और जिन जिन राज्यों में कांग्रेस और उनके साथियों की सरकार है वो वोट बैंक की राजनीति नहीं करेंगे और बैकडोर से ओबीसी का आरक्षण काटकर मुसलमानों को नहीं देंगे। ब्यूरो इनपुट के साथ मेघना देव और नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के दौरे पर जामनगर में जाम साहेब शत्रुशल्य सिंह से मुलाकात की। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि जामनगर पहुंचकर जाम साहेब शत्रुशल्य सिंह जी के आवास पर गए और उनसे अद्भुत बातचीत हुई। उनसे मिलना हमेशा सुखद होता है। उनका उत्साह और बुद्धिमत्ता अनुकरणीय है। जाम साहेब शत्रुशल्य सिंह एक पूर्व प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर और नवानगर के महाराजा की उपाधि धारण करने वाले अंतिम शख्स हैं। गुजरात के जामनगर शहर का नाम जाम साहेब के परिवार के नाम पर ही रखा गया है। और अन्य खबरों का रुख करने से पहले यहां वक्त तो चला है एक ब्रेक का। आप देखते रहे न्यूज नाइट। अब तक
टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। मेरे एक वोट से पिछले 10 साल में 10 करोड़ से भी ज्यादा गृहिणियों को सस्ती रसोई गैस मिली और अब मेरे ही वोट से उस हर रसोई तक पाइप से सस्ती गैस पहुंचेगी। ये मोदी की गारंटी है और मेरी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने TV9 ग्रुप को एक इंटरव्यू दिया है और प्रधानमंत्री ने TV9 के 5 संपादकों के साथ एक लंबी बातचीत की। विपक्षियों के व्यक्तिगत हमलों के सवाल पर प्रधानमंत्री ने कहा कि डिक्शनरी की सब गालियां खत्म हो गई हैं। मोदी के लिए विपक्ष को नई गालियां खोजनी पड़ेंगी। मैं शिव का उपासक हूं और शक्ति का भी उपासक हूं और अमृत की रक्षा के लिए विष तो पीना पड़ेगा। मुझे चिंता ये है कि डिक्शनरी की सारी गालियां खत्म हो गई। अब ये बेचारे करेंगे क्या? तो अब उनको कोई रिसर्च टीम बनानी पड़ेगी कि भाई मोदी के लिए कोई नई गालियां खोजो। क्योंकि सारी डिक्शनरी उन्होंने एक प्रकार से मुझे गालियां देने के लिए इस्तेमाल कर ली है। और हो सकता है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा कि एक व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन में इतनी भद्दी, इतनी ज्यादा, इतनी बार गालियां खानी पड़ रही है। लेकिन देखिए, मैं तो परमात्मा में श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति हूं। मैं शिव का भी उपासक हूं, शक्ति का भी उपासक हूं। और शिव ने तो विष पीना सिखाया है। अगर मुझे अमृत की हिफाजत करनी है तो विष पीना है, और तो मेरे जिम्मे में आया है तो मैं करूंगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के गरीबी हटाओ के नारे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि गांधी नेहरू परिवार के प्रधानमंत्रियों ने लाल किले से गरीबी की बातें की और कांग्रेस के लोग अभी भी कह रहे हैं कि एक झटके में गरीबी हटाएंगे। मेरा हर शब्द एक जिम्मेवारी है, मेरा हर शब्द मेरी एक गारंटी है। उस रूप में मैं करता हूं। बाकियों ने इन शब्दों की डिवैल्यूएशन कर रहे हैं, मैं उसका कुछ कर नहीं सकता हूं। लेकिन कोई मुझे बता दे साहब, उनके नाना परनाना, आप उनके भाषण सुनिए या लाल किले पर गरीबी की बातें की है। उनकी दादी, उन्होंने गरीबी की बातें की। उनके पिताजी गरीबी की बातें की। उनकी माताजी जब रिमोट सरकार चलाती तब भी गरीबी। और अब कह रहे हैं हम खटाखट गरीबी हटा देंगे, एक झटके में गरीबी हटा देंगे। कौन भरोसा करेगा भाई? उसमें मोदी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे उनकी आलोचना करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन देश देखता है, देश देखता है। उसी प्रकार से जब मैं कहूँ कि भाई मैं आपके लिए मेहनत करूंगा, इस देश का कोई भी व्यक्ति मेरी इस बात पर अविश्वास नहीं करेगा। बाकी कोई भी नेता कहेगा कि मैं मेहनत करूंगा, मुझे बताइए कितना भरोसा करेंगे? सिंपल सा भी क्वेश्चन है, मुझे देखा है। उसको पूछना या मोदी कह रहा है करेगा मेहनत, पूछना नहीं पड़ता है। तो मेरा जीवन, मेरी वाणी और मेरी गारंटी, ये सब एक सूत्र में है जी। तो इस इंटरव्यू में विभिन्न मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने साझा किए अपने विचार। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। अब देखते रहें न्यूज़ नाइट। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। ग्रेजुटी का चेक है।
बस इन पैसों को हम कहीं इन्वेस्ट कर दें जहां हमें इनकी चिंता ना करनी पड़े और रेगुलर इनकम भी आती रहे, फिर बस। तो फिर फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स में डाल दीजिए। म्यूचुअल फंड्स में डाल दीजिए ना। अरे पापा, फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स चुने हुए इंटरेस्ट बेरिंग कंपनी बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड और मनी मार्केट में पैसा डालते हैं, इक्विटी मार्केट में नहीं। और सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए आपको ऑन द डॉट फिक्स्ड अमाउंट भी मिलती रहेगी। म्यूचुअल फंड्स में फिक्स्ड इनकम वाली बात सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अरे ममता, कहाँ जा रही है भरी दोपहरी में? कहीं नहीं माँ, बस वोट डाल कर आई। बाहर धूप देख रही है? तुम इतने कड़ी धूप में मीलों चलकर पानी लेने जाती थी और आज हमारे घर में खुद पानी चलकर आता है। अरे माँ, जिसने घर तक नल से जल पहुँचाया है उसको वोट देने के लिए धूप छाव थोड़ी ना देखेंगे। चलो माँ, साथ चलते हैं। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार पूरे चरम पर है और विपक्षी गठबंधन के भी सभी दलों ने पूरा जोर लगा रखा है। और इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी महालक्ष्मी योजना को देश की अगली सरकार बनाने वाली योजना करार दे रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ने एनडीए गठबंधन पर निशाना साधा। लोकसभा चुनाव की बढ़ती सरगर्मी के बीच विपक्षी इंडी गठबंधन ने प्रचार तेज कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि महालक्ष्मी योजना हिंदुस्तान की अगली सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और साल के 1 लाख रुपए उस महिला के बैंक अकाउंट में चले जाएंगे। तो वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो आरक्षण का प्रतिशत 50% तक कर दिया जाएगा। महालक्ष्मी स्कीम हिंदुस्तान की अगली सरकार बनाने जा रही है। हर गरीब परिवार की लिस्ट बनाई जाएगी, करोड़ों लोगों की लिस्ट बनेगी। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और साल का 1 लाख रुपया उस महिला के बैंक अकाउंट में चला जाएगा। दलित, आदिवासी और ओबीसीओं के लिए जो 50% की सीमा सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था 1992 में, उसको हम बढ़ाएंगे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बदायूं में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना पर तंज कसा। एक खाकी वर्दी वाले भी कभी कभी गुस्सा दिखाते हैं। ये लोग भी समझ लें कि बीजेपी अगर दोबारा सरकार में आ गई तो इनकी 3 साल की नौकरी हो जाएगी। राजद नेता तेजस्वी यादव लगातार प्रचार में जुटे हैं। उन्होंने गठबंधन की जीत का दावा करते हुए भाजपा एनडीए पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार की जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। उनका सुफरा साफ हो गया भाजपा का, एनडीए का, और पूरी तरीके से इस बार बिहार की जनता सबक सिखा रही है भाजपा और एनडीए को। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी डीपीएपी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 5 साल पहले ही हो जाने चाहिए थे। तो वहीं बारामूला लोकसभा सीट से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने कहा कि 20 साल बाद मैंने लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन भरा है। इससे पता चलता है कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का क्या हाल है। तो वहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्हें लोगों की बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। नहीं, मैं अभी 1 महीना पहले पब्लिक मीटिंग करके गया था राजौरी पुंछ। मेरा दौरा 5 दिन का था, बहुत सफल रहा था, लेकिन कैंडिडेट को लाना ज़रूरी था। आज हमारे साथ कैंडिडेट भी था और हमने नौशारा से कार्यक्रम शुरू किया, तो बहुत अच्छे कार्यक्रम रहे। अब तो वो सिर्फ अब की बार दोबारा हुकूमत बनाने का दावा कर रहे हैं। 400 तो वो कब के भूल गए। अब जैसे जैसे आपके फेज बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनका नंबर भी कम होता जाएगा। रिस्पांस तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। सभी बरादरी के, सभी मजहब के लोग आ रहे हैं मेरी मीटिंग्स में और ऐसा लगता है कि लोगों ने एक दिल बना लिया, मशवरा कर लिया अपने साथ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तेहट्टा में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने चुनाव आयोग पर निशाना साधा।
तो वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक ने ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची की घोषणा की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने गुजरात के भावनगर में रोड शो किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो भरी गर्मी के बीच चुनाव प्रचार में जुटे हैं सभी दलों के दिग्गज। इसी के साथ आज के न्यूज नाइट में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।